हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अगले टॉपिक में आज हम पहुंचते हैं और आज का टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। और ये जो सीरीज़ है बच्चों, ये आज नहीं तो कल आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। चाहे आप नीट एस्पिरेंट हैं, जेई हैं, इवन आप देखेंगे जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट उठा दिए जाते हैं। बिट्स पिलानी है, जहाँ पर भी एनसीईआरटी आता है वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन है कि 4 ग्राफ दिए हैं आपको और पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्राफ किसका है। तो बच्चों, मैं इसके लिए कई बार आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर आपके पास ग्राफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप क्या करिए। देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, जो भी लाइन ऐसे परपेंडिकुलर आएगी ये वाली, ठीक है, जिस भी एक्सिस पे परपेंडिकुलर आएगी वो चीज़ कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो P पर क्या है, P पर ये कांस्टेंट है, तो 4 वाला जो है मेरा आइसो बार है, क्योंकि P प्रेशर कांस्टेंट कहाँ होता है, आइसो बार में, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे दूसरी परपेंडिकुलर लाइन पहली वाली, तो पहली वाली कौन सी है, पहली वाली है आपकी आइसोक्लोरिक, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि विच वन इज एडाबेटिक, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला, ठीक है। ये जो है स्लोप, अगर आप स्लोप की बात करें आइसोथर्मल और एडाबेटिक में, तो ये आपकी एडाबेटिक हो जाएगी, ठीक है। और ये वाला आइसोथर्मल का ग्राफ आपको दिखाएगा। जनरली ये ग्राफ बनते ऐसे हैं, पी बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट आपका आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन ऑफ स्टेट है, और पी वी की पावर गामा जो है वो अगर आप कांस्टेंट करोगे तो वो आपका एडाबेटिक है। तो अगर आप स्लोप निकालेंगे तो गामा टाइम कम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ एवरेज पर्सन, अच्छा इसमें एक बात और बता दूं, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम वर्क कहाँ पर होगा, तो मैक्सिमम वर्क देखिए, अब यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन के केस में जो मैक्सिमम वर्क होगा वो आइसो बार में होगा, ठीक है। अगर वही कॉम्प्रेस होता तो मैक्सिमम जो आपका मैक्सिमम वर्क होता वो एडाबेटिक में चले जाता। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ़ एन एवरेज पर्सन जॉग्स ही प्रोड्यूस इतना कैलोरी पर मिनट, दिस इज रिमूव बाई इवैपोरेशन ऑफ स्वीट एंड द अमाउंट ऑफ स्वीट इवैपोरेट पर मिनट कितना होगा कह रहा है। तो सिंपल सी बात है, देखो अमाउंट ऑफ स्वीट निकालना है आपको, तो आप ये देखिए कि कितनी स्वीट प्रोड्यूस हो रही है पर मिनट और कितनी हमें कैलोरी की ज़रूरत है। तो आप नॉर्मली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो स्वीट रिक्वायर है वो है 14.5 इंटू 10⁻³ और नंबर ऑफ स्वीट जो प्रोड्यूस हो रही है आपकी वो है 580 इंटू 10⁻³, ठीक है। आप इजीली इसको सॉल्व करिए, तो 145 को 580 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 0 पॉइंट के आसपास आएगा, तो 0.25 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ये वाला, कह रहा है कि थर्ड क्वेश्चन है, एक पीवी ग्राफ है। अब देखिए ये जो ग्राफ है पीवी करके, ये ग्राफ आपका किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है आइसोथर्मल। अगर आप इसको सॉल्व करें तो क्या निकल के आएगा, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब इस ग्राफ से आपको ये पता लगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ऐसा ग्राफ ढूंढिए जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब आप देखिए कि जो हमारा प्रेशर है वो 1 पे ज़्यादा होगा या 2 पे ज़्यादा होगा, इससे आप देखिए, ठीक है। तो अगर 1 पे P1 है, 2 पे P2 है, तो आप इजीली कह सकते हैं कि सर जो हमारा प्रेशर P1 है वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू P2, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए जो प्रेशर 1 है, जो 1 वाला सिरा है आपका वो ज़्यादा वाला होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 पे कम है तो ये 2 पे प्रेशर कम हो गया, यहाँ पर ज़्यादा हो गया, ठीक। यहाँ पे उल्टा दिखा रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला, सी मतलब थर्ड वाला। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एन आइडियल गैस अंडरगो साइक्लिक प्रोसेस, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन जो होता है एरिया अंडर द कर्व, तो कौन सा कर्व है, ये वाला, ठीक है। जो भी साइक्लिक प्रोसेस है उसमें एरिया अंडर द कर्व, यहाँ से यहाँ तक है 2V0, अगर ये देखें तो इतनी है 2V0 और ये कितनी है P0, तो ये P0 2P0 V0 हो गया, ठीक है। और इसमें क्लॉकवाइज प्रोसेस चल रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, तो आपकी पॉजिटिव आंसर में आएगा। अगर ये क्लॉकवाइज होती, अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है, हाँ क्लॉकवाइज ही तो हो रहा है, देखिए ये क्लॉकवाइज हो रहा है ना, ABCD से शुरू करोगे, A से B जब जा रहा है, जो प्रोसेस दी है इसके अकॉर्डिंग देखो, तो क्लॉकवाइज में जब आप सॉल्व कर लोगे तो आप याद रखना बच्चों,
कि क्लॉकवाइज प्रोसेस में हम क्या करते हैं, नेगेटिव यूज़ करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज में हम पॉजिटिव साइन का यूज़ करते हैं इन केस ऑफ वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। तो आंसर हो जाएगा माइनस का 2p0 v0। आपको कैसे पता लगेगा क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? आपको जो प्रोसेस दी होगी उसको देखिए कहाँ को जा रही है, ठीक है। तो देखो ये अगर राइट को जा रही है तो आपकी क्लॉकवाइज, लेफ्ट को आ रही है तो एंटी क्लॉकवाइज। चलिए अगला क्वेश्चन, कई बार ये जेई में आ गया है, कई बार नीट में आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर्ड टू कंटेनर ए एंड बी कंटेनिंग आइडियल गैस एट द सेम प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। द गैस इन कंटेनर ए, जो ए है, इज कॉम्प्रेस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम आइसोथर्मली। तो पहली जो गैस है, मान लीजिए एक जो है वो 2 में हम भेज रहे हैं आइसोथर्मल से, ठीक। उसके बाद कह रहा है एंड बी इज कॉम्प्रेस टू हाफ ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम एडाबेटिकली। जो बी वाली है वो हमारी एडाबेटिकली जा रही है। तो पहले हम इक्वेशन ऑफ स्टेट लगाते हैं अपना आइसोथर्मल प्रोसेस का। तो P1 P2 ये हो जाएगा। तो इनिशियली अगर P1 है, वॉल्यूम हमारा क्या है 2V0 ऐसा आपको दिया है, ठीक। और ये कन्वर्ट कितने में हो जा रहा है, P2 हमें पता नहीं है और ये कन्वर्ट हो जा रहा है V0 में, ठीक है। अच्छा जी, इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर P2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2P0। यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए एडाबेटिक प्रोसेस की बात करें अगर इसी में, तो एडाबेटिक की इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है पी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर 2 के लिए आप लगाओ तो सेम डेटा अगर आप दूसरे के लिए लगाते हो तो कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये हो जाएगा P0 2 की पावर 2V0 की पावर गामा इक्वल टू P2 और V0 की पावर गामा। और गामा जो है यहाँ पे स्पेसिफिक हीट रेशियो है, ठीक है। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो P2 आ जाएगा वो आ जाएगा 2 की पावर गामा P0। तो आपसे पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर B2A। तो ये A का था और ये बाबू हमारे थे B के। तो जैसे ही आप इनको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा बच्चों 2 की पावर गामा P0 ओवर 2P0। P0 को लेके चले गए तो कितना आ जाएगा 2 की पावर गामा -1। समझ रहे हैं यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि 3 कॉपर ब्लॉक हैं M1 M2 M3 रेस्पेक्टिवली आर ब्रॉट इनटू थर्मल कॉन्टैक्ट टिल दे रीच इक्विलिब्रियम बिफोर कॉन्टैक्ट दे वर एट T1 T2 T3 एज्यूमिंग देयर इज़ नो हीट लॉस टू सराउंडिंग द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर T। तो बच्चों हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारे सराउंडिंग से T1 T2 क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर शेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए T3 का सबसे कम है, तो जितनी भी आपकी हीट लॉस होगी, जिसका टेम्परेचर कम होगा वो लॉस ही तो करेगा। इसकी जो T लॉस होगी हीट वो कितनी होगी, तो हीट लॉस जो M3 में होगी वो आपकी जो लॉस होगी वो कोई तो कोई गेन करेगा ना। तो M1 और M2 क्या करेंगे, वो हीट गेन कर लेंगे। तो हीट लॉस जो हीट का फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, M3 3 के लिए M3, स्पेसिफिक हीट सेम ही बता रहे हैं तो S हो गया। अब देखो इसका टेम्परेचर T3 था तो सराउंडिंग का कितना है T है, तो उसके साथ ये लॉस कर देगा। अब बात करते हैं M1 की, तो M1 की हो गई M1S और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है इसका, तो ये सराउंडिंग T-T1 प्लस M2S T-T2। बस हमने कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल लगा दिया, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है नो नेट हीट लॉस। इसका मतलब है जो लॉस हुई है वो गेन हुई होगी। तो इसको आप जैसे आप सॉल्व करेंगे तो आप रीअरेंज करिए, टी को एक साइड ले जाइए, बाकी एक साइड ले जाइए और इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी वाला सही आएगा। इसको आप करिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है विच ऑफ द प्रोसेस डिस्क्राइब बिलो आर इरिवर्सिबल। तो बच्चों आपको ये सोचना है ऐसी प्रोसेस जो वापस आ जाए फाइनल से इनिशियल, ठीक है, सिस्टम टू सराउंडिंग से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए और उसमें कोई अदर चेंज ना हो, उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल। अदरवाइज क्या होगी, इरिवर्सिबल। अब आप इसी में देखिए, जैसे कोई रिएक्शन है आपके पास, अगर वो रिएक्शन आप कंप्लीटली रिवर्स बैक कर लेते हैं तो वो रिवर्सिबल होगी, अदरवाइज इरिवर्सिबल होगी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा इरिवर्सिबल है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जो सी वाली है क्वासी स्टैटिक आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये बात आप ध्यान रखना। जो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होती है हमारी, वो भी कौन सी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये रिवर्सिबल होती है, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं।
और बाकी जो हम ए बी डी है, इसको ए को नहीं कर सकते, बी को नहीं कर सकते, डी को नहीं कर सकते। तो इसमें इरिवर्सिबल पूछा है, वो आप इजीली निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है आइडियल गैस अंडरगो आइसोथर्मल प्रोसेस फ्रॉम दिस टू दिस, करेक्ट। तो देखिए जो फर्स्ट लॉ है डी क्यू इक्वल टू होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू होना चाहिए। अब आइसोथर्मल प्रोसेस वो भी किसके लिए, किसी आइडियल गैस के लिए। तो आइसोथर्मल प्रोसेस कहता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो टेम्परेचर का डिफरेंस जीरो हो जाएगा। टेम्परेचर का डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो जो इंटरनल एनर्जी हो जाती है बच्चों आइडियल गैस के लिए वो जीरो हो जाएगी, ठीक। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डी क्यू इक्वल टू क्या बन जाएगा, डी डब्ल्यू बन जाएगा। अगर वहीं एडाबेटिक पूछते तो एडाबेटिक में क्या होता है, एडाबेटिक में डी क्यू जीरो होते हैं। तो डी क्यू जीरो होगा तो एडाबेटिक में क्या बन जाएगा, डी यू इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू, ठीक है। और वहीं अगर आपसे मैं कहूँ कि आइसोक्लोरिक में क्या होगा, आइसोक्लोरिक में वॉल्यूम आपका कांस्टेंट हो जाएगा तो वॉल्यूम में चेंज जीरो हो जाएगा। तो जैसे ही आप वॉल्यूम में चेंज जीरो करोगे तो वर्क जीरो हो जाएगा, तो क्यू इसके बराबर हो जाएगा। खैर इस क्वेश्चन का तो हमारा आंसर है डी यू जीरो हो जाएगा, ए सही है और हमारा डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके नीट में इतनी बार आ गया है, जेई में बहुत बार आ गया है। क्वेश्चन आपको दिया है, पूछ रहा है इसमें कि इंटरनल एनर्जी क्या होगी, वर्क क्या होगी। देखो बच्चों चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर ए टू बी देखें आप, ए टू बी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी आपकी वो हो जाएगी एन सी वी डी टी, क्योंकि वॉल्यूम वहाँ पे स्पेसिफिक हीट आप एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखोगे, या जो डी टी है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एन सी वी टी बी माइनस टी ए, ठीक है। अच्छा जी, अब आप देखिए इंटरनल एनर्जी जो है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर ऑफ ए और बी पे। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा दूसरी बात है वर्क डन। तो वर्क डन आपको पता होना चाहिए साइक्लिक प्रोसेस में होता है एरिया अंडर द पीवी कर्व, ठीक है। तो जो एरिया है आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा पाथ इसमें सबसे ज़्यादा एरिया कवर करेगा। ये आप इजीली बच्चों में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, तो आपको दिख रहा होगा जो पहला पाथ है ये सबसे ज़्यादा एरिया कवर करेगा। अगर आप इन दोनों को ऐसे मिला के देखें तो आप बताइए कौन सा सबसे ज़्यादा एरिया कवर करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो वर्क डन सबसे मैक्सिमम कहाँ होगा, पहले वाले में। और आपका इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी और सी। वर्क डन पहले में मैक्सिमम हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी चारों केसों में सेम हो जाएगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, वो इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो करेगी किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 10वां क्वेश्चन है, एक प्रोसेस दी है और आपसे पूछा गया है इसमें क्या क्या नहीं हो सकता। तो बच्चों देखो अगर आपको इसको नहीं भी आया क्वेश्चन तो आप बताइए, ये साइक्लिक प्रोसेस है और ये वापस 1 में आ जा रही है। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या सेम रहती है, इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना आता है, 0। तो इसका मतलब जो डी क्यू है, डी क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, डी डब्ल्यू आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा। तो टोटल हीट सप्लाई जो होगी वो कन्वर्टेड इनटू वर्क डन होगी, मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, ठीक है। और कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेकेंड लॉ क्या कहता है हमारा कि टोटल आप हीट टू वर्क कन्वर्ज नहीं कर सकते हो। ये हमारे केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट है कि आप टोटल वर्क कन्वर्ट नहीं करते हो। तो पूछा है कि कौन सा इसमें सच प्रोसेस डज नॉट एग्री, बिकॉज ऐसी प्रोसेस नहीं हो सकती, क्यों। और इसका जो ऑप्शन है पहला तो इसका ए ही करेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा जो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा सी वाला, करेक्ट। कर्व रिप्रेजेंटिंग टू एडियाबैटिक डू नॉट इंटरसेक्ट। कैसे इंटरसेक्ट करेंगे बताओ, कोई भी ऐसा एडियाबैटिक कर्व, स्ट्रीम लाइन कर्व, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। आगे चलते हैं हीट इंजन में। तो ये हीट इंजन प्यारा सा बना है। इस हीट इंजन में आपको इतना तो पता होगा कि जो वर्क होगा ऊपर से Q1 आया और Q2 चले गया, ये तो आपको पता ही होगा। या आप इसको ऐसे कर लो, जो Q1 है आपका जो Q1 है वो ये हो गया, क्योंकि Q1 माइनस Q2 होता है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। क्लियर है। तो वर्क हमारा होता क्या है एक्चुअल में, Q1 माइनस Q2। अब आप यहाँ से मेरे को एक बात बताओ बच्चों, अगर Q1 भी 0 से बड़ा हो, ऑप्शन से कर रहा हूँ मैं इसको, और Q2 भी 0 से बड़ा हो, दोनों अगर 0 से बड़े होंगे तो आपका क्या होगा, वर्क भी 0 से बड़ा होगा। ऑब्वियस बात है या नहीं है। अब आप कहोगे सर आप वर्क 0 से बड़ा ही क्यों कर रहे हो, क्योंकि बच्चों यहाँ पर लिखा है देखिए वर्क 0 से बड़ा कब होगा करके। क्लियर है यहाँ तक। और दूसरी बात, अगर दोनों 0 से छोटे होंगे, अगर दोनों 0 से छोटे होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे,
तो जब दोनों नेगेटिव होंगे तो आपका जो वर्क हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो Q2 है वो Q1 से छोटा हो। ऑप्शन के हिसाब से देखिए आप, तो ये जब होगा तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इस हिसाब से ए और सी वाले हो जाएंगे, ए और सी वाले। क्योंकि देखिए अगर Q2 आपका बड़ा हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमें तो वर्क पॉजिटिव निकालना है ना, तो ऑप्शन से आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थे हमारे थर्मोडाइनमिक्स के। ठीक, अब हम करने वाले हैं KTG के। तो KTG पहला क्वेश्चन है, एक ही साथ हम इसको डिस्कस करते हैं वैसे। तो KTG में बच्चों जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि क्यूबिक वेसल है, फेस और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, कंटेन एन आइडियल गैस, ठीक है जी, एट NTP। आगे कह रहा है द वेसल इज बीइंग कैरीड बाय रॉकेट विच इज मूविंग एट स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड इन वर्टिकल डायरेक्शन। उसके बाद कहानी ये है, द प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड द वेसल एज ऑब्जर्व बाय अस ऑन ग्राउंड। तो सिंपल सी बात है, एज ऑफ मोशंस आप वेसल का देखेंगे वो अफेक्ट नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं। रिलेटिव मोशन जो है आपका, जो हमारा पूरा मोशन है कंप्लीट बॉडी का, वो जो गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स है वो रिलेटिव मोशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये हो गया जो गैस के वेसल के अंदर प्रेशर है, ठीक है, वो सेम रहेगा। तो प्रेशर सेम रहेगा तो ऑप्शन ढूंढिए जिसमें प्रेशर सेम रहेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो गया, क्योंकि पूरी बॉडी अंदर तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना। अगला सेकंड वाला, सेकंड कह रहा है कि 1 मोल ऑफ आइडल गैस इज कंटेन इन अ क्यूबिकल बॉक्स, दिस इज दिस, वन फेज इज इतना, अदर इज इतना। तो पूछ रहा है कि एट एनी टाइम क्या होगा। तो बच्चों देखो, अगर आपने किसी भी क्यूबिक या कोई भी बॉडी में, क्यूबिक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 3D में वॉल्यूम होता है ना, तो गैस को हम क्यूबिक मान के चल रहे हैं, उसका पूरा उसमें इनक्लोज कर दिया। तो अगर आइडियल गैस है, अगर आपका आइडियल गैस में किसी 3D वॉल्यूम के अंदर है, तो आप देखिए कोई मॉलिक्यूल टकराता है तो हमने क्या एजम्पशंस लगाए हैं कि इलास्टिकली वो टकराएगा वॉल से, ठीक है। तो जब वो टकराता है तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा सारे मॉलिक्यूल्स पे, और वो ईच मॉलिक्यूल के पास जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब वो जाएगा तो फिर उसके बाद क्या होगा, वापस आएगा टकरा के, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा नॉर्मल के वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो इससे आप क्या समझ सकते हो कि एक फेस, अगर एक फेस जा रहा है फिर वहाँ से आ रहा है तो कितना ट्रांसवर्स करेगा, उसका हाफ करेगा, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी वाला, ठीक है। आमने सामने जैसे ये वाला जो फेस है, ये वाला इससे टकराया तो ये मोमेंटम जैसे इसको कुछ देगा तो वापस आएगा, मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, तो कितना आधा आधा तो शेयर हो जाएगा दोनों में। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बॉयल लॉ इज एप्लीकेबल फॉर। तो बॉयल लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ये बात आप ध्यान रखना। बॉयल लॉ हमारे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। मुझे आप बच्चों आइसोबारिक बताइए, आइसोक्लोरिक बताइए, और एडाबेटिक का तो ऐसा कोई लॉ होता नहीं है, इन दोनों का भी आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिलेंडर है जिस कंटेनिंग आइडियल गैस, ठीक है, इसको आप पढ़िए 1 मिनट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिलेंडर है कंटेनिंग एन आइडियल गैस इज इन वर्टिकल पोजीशन, हैज़ अ पिस्टन ऑफ मास इतना, इज एबल टू मूव अप एंड डाउन विदाउट फ्रिक्शन। तो टेम्परेचर क्या होगा, सिंपल सी बात है, कोई भी आइडियल गैस हमने भर दी तो कह रहा है पिस्टन से इसकी कहानी देखनी है। तो जो आपने देखा होगा आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, PB = nRT, होता है या नहीं होता है, होता है। अब देखिए जैसे आइडियल गैस आपने सिलेंडर में रखी, पिस्टन, फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है, तो जो प्रेशर इनसाइड द गैस होगा वो कितना हो जाएगा, P जो हो जाएगा वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर प्लस आपका अपथ्रस्ट जो भी है mg/a लग जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा कांस्टेंट प्रेशर पे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी वाला। चलिए अगला वाला, ये क्वेश्चन 2 या 3 बार जेई में, 2 या 3 बार नीट में आया है। तो ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए आप देख सकते हैं PB = होता है nRT, और ग्राफ किसके बीच में, V और T के। तो V = क्या हो जाएगा, V = हो जाएगा nR/P, ठीक है, और अपॉन में T, ये आपका ये वैल्यू हो जाएगी। तो अगर आप इसका स्लोप निकालोगे तो स्लोप कितना आ जाएगा, अगर आप देखें स्लोप आ जाएगा बच्चों, स्लोप = आ जाएगा, m से लिख लेते हैं इसको,
स्लोप आपकी स्लोप की वैल्यू आएगी एन आर ओवर पी, ठीक है। बाकी अब आप यहाँ पे देखिए जो आपका एन आर ओवर पी है, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं कि जो प्रेशर है वो मास पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी स्लोप पे डिपेंड कर रहा है, स्लोप लिख लेते हैं इसको, आप मास ना समझ लेना, ठीक। तो जब आपका प्रेशर कम होगा स्लोप ज़्यादा होगा, स्लोप ज़्यादा होगा प्रेशर कम होगा, तो सिंपल सी बात है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला। P1 जो है ज़्यादा होगा P2 से, क्यों, क्योंकि P1 का स्लोप कम है, P2 का ज़्यादा है, तो यहाँ से आप इसको कर सकते थे। 13.6 कह रहा है 1 मोल ऑफ H2 इज कंटेन इन अ बॉक्स ऑफ वॉल्यूम इतना एट इतना, द गैस इज हीटेड टू टेम्परेचर इतना एंड गैस गेट कन्वर्टेड इनटू गैस ऑफ हाइड्रोजन, द फाइनल प्रेशर वुड। तो देखिए बच्चों यहाँ पर सिंपल सी बात है, मैं फिर कहूँगा आपसे, जो प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर आपके टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, ऐसे। अब यहाँ पे मोल भी दिया है तो हम मोल को भी ले लेते हैं, पी बी इक्वल टू एन आर टी। तो प्रेशर टोटली ऐसे डिपेंड करता है, तो दो केस के लिए लगाइए, P2 ओवर P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 T2 ओवर N1 T1। तो जो जो डेटा दिया है डालिए यहाँ पे, ये डबल N1 है कह रहा है, 2 गुना है, और ये 3000 हो गए, और नीचे आप देखेंगे ये हो जाएगा N1 और ये आ जाएगा 300। इसको सॉल्व करिए, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20। तो इसका मतलब ये है जो फाइनल प्रेशर है वो 20 टाइम ऑफ इनिशियल हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शंस डी हो गया। तो इजीली, बहुत इजी क्वेश्चन आता है यहाँ से, आपके करे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है 13.7 क्वेश्चन है 13.7। अ वेसल ऑफ वॉल्यूम V कंटेन और मिक्सचर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, बोथ आर आइडियल। लेट F1 VdV denote fraction of molecule with speed V and V plus dV and F2 similar for next, ठीक, ऑक्सीजन के लिए। तो आपसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो बच्चों, जो FV है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ये हो गया कि जो स्पीड V प्लस DV में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं वो FV है, ठीक। तो हर एक फंक्शन के लिए, चाहे वो F1 भी है चाहे F2 भी है, नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो दोनों फंक्शन के पास नंबर ऑफ मोल डिफरेंट होंगे, तो वो ये पूरी जो कहानी है ये किसने बताई थी, हमारी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा बी वाला, ज़्यादा इसमें नहीं सोचना है। F1V और F2V नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो ये ओवे क्या करेंगे, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक इन्फ्लेटेड रबर बैलून है, कंटेन 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, हैज प्रेशर इतना, वॉल्यूम इतना, टेम्परेचर इतना, इफ़ टेम्परेचर राइज इतना तो वॉल्यूम इतना। अरे ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन, देखो पी बी इक्वल टू एन आर टी लगा दो सबसे पहले, ठीक है, और यहाँ से आप एन निकाल लो, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वी ओवर आर टी, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दो केस के लिए लगा दो, तो पहला केस क्या हो जाएगा, P1V1 ओवर RT1, ठीक है, P2V2 ओवर RT2। तो जैसे आप दोनों केस के लिए लगाओगे, आपको निकालना क्या है, P2 निकालना है, तो P2 इक्वल टू हो जाएगा P1V1, ठीक है, R तो दोनों में था, कैंसिल हो गया, P1V1 और इधर आ जाएगा T1V2 और ऊपर आ जाएगा T2। सबकी वैल्यू रख दीजिए, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, फिर आ गया देखो वही जो अभी हमने किया था, कि एक होलो क्यूब है ऑफ मेड इंसुलेटर, फेस इतना इतना, उसमें आपने हाइड्रोजन भरी है, तो काइनेटिक थ्योरी से आप क्या करोगे। तो बच्चों देखो, अगर कोई एक्सटर्नल पॉजिटिव चार्ज किसी भी फेस पे है, ठीक है, हमारा वहाँ पे क्या है, कोई एक्सटर्नल चार्ज है, या आप ये समझिए कोई आयनाइज हीलियम जो हमारा प्रजेंट अगर किसी क्यूब के अंदर है, तो उसके पास चार्ज होगा, और चार्ज होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज है, तो जो एक कोई फेस जहाँ पर वो रखा है वो कुछ फोर्स जो चार्ज की वजह से होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इस चार्ज होने की वजह से जो ABCD फोर्स है मेरा, वो क्या होगा, वो मेरा काइनेटिक थ्योरी यहाँ पर क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, वैलिड नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि काइनेटिक थ्योरी जो है वो वैलिड आयंस के लिए नहीं है, ठीक, क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएंगे, तो यहाँ पर भी कोलिजन, जो हमने कोलिजन के द्वारा फोर्स देखा उसके अलावा एक फोर्स और हो जाएगा। तो यहाँ पर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो आपकी आइसोट्रॉपी भी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन बी और डी।
तो यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है, अगर चार्ज होगा तो आपका KTG वैलिड होगी, नहीं होगी बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन इतना अच्छा है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन रहा है हमेशा। एक PV = 2/3 ये पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन है उसके लिए ट्रांसलेशन और ये सब कुछ है, तो काइनेटिक एनर्जी थ्योरी ने ये रिलेशन दिया। तो KTG ये कहती है, वो ये एज्यूम करती है जो वॉल है वो परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है मॉलिक्यूल पे, समझ रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि वो कोई पैरेलल फोर्स लगाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो जो परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा उस परपेंडिकुलर फोर्स से क्या होगा, यहाँ पर रोटेशन प्रेजेंट नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो वॉल है वो प्रोड्यूस करता है ओनली चेंज इन ट्रांसलेशनल मोशन। तो इसका जो ई है वो क्या डिनोट करेगा, ट्रांसलेशनल पार्ट ऑफ एनर्जी, यहाँ पर रोटेशन एनर्जी नहीं करेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी वाला है, समझ रहे हैं यहाँ तक। क्योंकि हमारा यहाँ पर सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स है, कोई पैरेलल फोर्स प्रेजेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इन डायटोमिक द रोटेशनल एनर्जी एट अ गिवन टेम्परेचर, जो भी आगे कह रहा है कि क्या करेगा। तो बच्चों सबसे पहले जो रोटेशनल एनर्जी वाले कंसेप्ट हैं तो ये ओबे करेंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को या मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी को। दूसरी बात, अभी अभी हमने देखा था ये इसमें जो रोटेशनल एनर्जी होगी वो 2/3 ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी होगी, ठीक है, चाहे वो 2D हो 3D हो, समझ रहे हैं। चलिए अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम डिपिक्ट आइडल गैस बिहेवियर, कौन सा इसमें आइडल गैस होगा। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है आइडल गैस एक ऐसी गैस होती है जो PV = nRT को फॉलो करती है। तो आप देखिए इस पूरे ग्राफ में, देखिए जो हमारा ग्राफ A है ये आइडल गैस को फॉलो करेगा और जो मेरा ग्राफ C वाला है ये करेगा। देखिए किसी और वेरिएबलों को कांस्टेंट कर लीजिए, अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा तो आप देखिए क्या वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शन नहीं होगा अगर P कांस्टेंट होगा, तो यही तो दिखा रहा है। और दूसरा इसको देखिए, अगर आपका V कांस्टेंट होगा, क्या P, ये तो नंबर ऑफ मोल है ना, और गैस कांस्टेंट है, ये तो हटा ही दीजिए आप, तो क्या P T के कांस्टेंट नहीं होगा जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ये दो तो वैलिड ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, When an ideal gas is compressed adiabatically, its temperature rises. The molecule on the average have more kinetic energy than before. तो kinetic energy increase because पूछ रहा है क्यों बढ़ेगी जब हम एडियाबेटिक से उसको compress करते हैं। तो बच्चों जब जो इलास्टिक कोलिजन होते हैं हमारे मॉलिक्यूल के, वो मूविंग पार्ट हैं टू सिस्टम के, वो क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं एनर्जी के, ठीक। जो इलास्टिक कोलिजन है वो जो मॉलिक्यूल्स मूविंग हैं, मूविंग पार्ट ऑफ सिस्टम के, उसकी एनर्जी इंक्रीज़ करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, गैस कॉम्प्रेस किया हमने एडियाबेटिकली, तो जो टोटल वर्क डन है गैस का वो इंक्रीज़ करता है इंटरनल एनर्जी, और एक बार इंटरनल एनर्जी कोई इंक्रीज़ कर रहा है तो समझ लीजिए काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लग गई। दैट मीन्स जो कोलिजन्स हैं वो भी इंक्रीज होने लग गए। तो करेक्ट ऑप्शंस ए वाला हो गया, ठीक है। जितने ज़्यादा कोलिजन उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, उतनी ज़्यादा इंटरनल एनर्जी। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं पर डाउट रह गया तो प्लीज़ मुझे आप बताइए, कमेंट में लिखिए आपको कैसा लगा। और मिलते हैं अगली ऑसिलेशन एंड वेव को एक साथ करेंगे, तब तक अपना ध्यान बनाइए। थैंक यू।